हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए आपके सामने एक नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, कोई भी नया अपडेट आता है या कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी से रिलेटेड या अदर कोई इम्पोर्टेंट हमारी नोटिस आती है तो मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूँ। आज जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, कोस्ट गार्ड जो है नाविक जो होते हैं उनकी तरफ से ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो भी कैंडिडेट 10th 12th और जो अभी हाल फिलहाल में पास आउट हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये जॉब होने वाली है। इसके बारे में आज हम जानेंगे, साथ में जो भी इसका डिटेल्स होगा, कैसे इसका सिलेक्शन होगा, किस प्रकार से हम अप्लाई कर पाएंगे और एज लिमिट क्या होने वाली है, सब कुछ इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस सेशन देखने के बाद आपको कहीं भी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं पूरा आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। जो भी कैंडिडेट्स अभी 10th और 12th पास आउट हुए हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये इन्फॉर्मेशन होने वाली है। साथ में जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन हो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को ये पता चल सके, ताकि बाद में ये ना हो कि हमको यह नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ, हमको जानकारी नहीं प्राप्त हुई, हम इससे वंचित रह गए फॉर्म भरने से। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करें, ताकि आपके थ्रू दूसरे का भी थोड़ा सा इसमें जो है फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सके। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करते हैं कि कैसे इसमें अप्लाई करेंगे और किस प्रकार से अप्लाई इसमें हम कर पाते हैं। सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक यांत्रिक का नोटिफिकेशन आया है, ये बेसिकली जो तटरक्षक होते हैं, आप नाविक में जो भी तट में एक जो ऑन ड्यूटी करते हैं, जैसे कोई भी जहाज आती हैं और जाती हैं, उनमें एक कोस्ट जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें ये वैकेंसी जो इसमें सिलेक्शन होते हैं उनके लिए ये जो तट रक्षक में हमारे एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं में एक काम करने का मौका मिलता है। साथ में और उनकी ड्यूटी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है। ये नहीं है कि आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है। ठीक है, और ये परमानेंटली जॉब है, कोई टेम्परेरी जॉब नहीं है, अग्निवीर के तहत भी नहीं है, ये परमानेंट जॉब है। यदि आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप परमानेंट इसमें जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें अप्लाई डेट की बात करें तो 13/6/2024 से लेकर 3/7/2024 के बीच में आप भर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें डेट भी दी गई है 3 अगस्त 2007 तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS की 300 रुपये फ़ीस इसमें रखी गई है। ठीक है, SC ST के लिए 0 रुपये है। अब जनरल OBC फीमेल हो या मेल हो, सभी के लिए 300 रुपये है। SC ST मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए 0 रुपये फ़ीस है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 22 साल तक इसमें एज है। और जो इसमें रिलैक्सेशन है, जैसे अदर वैकेंसियों में होता है, SSC में हो, बैंकिंग में हो, रेलवे में हो, सभी ऐसे कई डिपार्टमेंट होते हैं, एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है, एज में छूट दी जाती है। लेकिन ये कोस्ट गार्ड जैसे यांत्रिक हो गया, कोस्ट गार्ड की जो भी वैकेंसी नेवी की है, एयरफोर्स की है, ये जब भी अपना नोटिफिकेशन जारी करती हैं तो मैं आपको बताऊं कि इसमें एज रिलैक्सेशन का कोई प्रावधान नहीं होता है। आप 18 से लेकर 22 साल तक हैं तो आप भर पाएंगे, और इसके अगर आप एज से थोड़ा सा ज़्यादा हैं या कम हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसमें फिक्स डेट रखी जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्री एग्ज़ाम डेट इसमें अब नोटिफिकेशन नोटिफाई किया जाएगा आपको। जैसे आपकी डेट अनाउंस होगी मैं आपके सामने उसको भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो, अभी तो जुलाई में इसका फॉर्म एंड होगा। ठीक है, तो जुलाई मानिए, अगस्त मानिए, लगभग आप अगस्त लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में, क्योंकि 3 महीने फॉर्म भरने के 3 महीने तक ये समय देता है कि कोई भी प्रिपरेशन आप कर सकें। 3 महीने के बाद ये एग्ज़ाम करवाता है। मैं पीछे जब जो भी इसमें वैकेंसी आई हैं उसी का एक रिलेटेड वर्जन आपको बता रहा हूँ, एक रिलेट करके बता रहा हूँ। जैसा कि देखा गया है कि लगभग 2.5 या 3 महीने के बाद ये पेपर करवाता है, तो इतना ही आपको समय दिया जाएगा, इसका आगे पेपर करवाएगा। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10th और 12th इसमें क्वालिफ़िकेशन है। मैं आपको बताया कि जो भी 10th अभी पास आउट हुए हाल फिलहाल में उनके लिए बहुत अच्छा मौका होने वाला है। ठीक है, तो 10th और 12th
साथ में 18 से लेकर 22 साल तक हैं, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है भैया। टोटल पोस्ट की बात करें तो 320 पोस्टें हैं। पोस्टें को कई लोगों के मन में रहता है कि इतनी कम पोस्टें हैं, तो पीछे का भी आप डेटा देखेंगे ना, तो पीछे भी ऐसे ही ये वैकेंसी ऐसे होती है कि जितने आपके रिटायरमेंट होते हैं डायरेक्ट उसकी आप वैकेंसी इसमें दे दिया जाता है। ये नहीं है कि 2 साल 4 साल इसमें वेट करवाया जाए उसके बाद 2-4 हज़ार इकट्ठा है, नहीं। जो भी इसमें रिटायरमेंट होते जाते हैं हर वर्ष हर 6 महीने में लगभग आपके पास वैकेंसी आ जाती है। तो इसमें ख़ास तौर पे यही आंकड़ा रहता है, यही डेटा रहता है वैकेंसियों का 320, 420, 333, ठीक है। तो इसी मतलब ये पेयर में रहता है। ठीक है। अब पोस्ट की बात करें, कौन सी इसमें पोस्ट है, क्या क्या पोस्ट हैं, और साथ में नंबर ऑफ पोस्टें कितनी हैं। ठीक है। तो देखो इसमें पोस्ट टोटल जो पोस्टें हैं आपकी 4 पोस्टें इसमें आई हुई हैं। एक है नाविक जीडी जनरल ड्यूटी की भैया, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, सॉरी मैकेनिक, और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिकल, और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। तो देखो ये जो आपके ये यांत्रिक होते हैं, मतलब ये कहें कि जो यांत्रिक मतलब जो यंत्र का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कुछ खराबी आ गई शिप में, या खराबी आ गई, या कोई ऐसे हमारे वाहन जो चलते हैं, कोस्ट गार्ड में कई वाहन भी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आने के लिए, तो उनमें जो मान लीजिए कोई खराबी आ गई तो उनमें आपको बनाना है, तो उनके लिए ये यांत्रिक के पद पे वैकेंसियाँ होती हैं। ठीक है। नाविक जीडी जो होते हैं, ये नाविक जीडी जो तट रक्षक होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली तटों में ड्यूटी करते हैं या आवश्यकता पड़ने पर उनको नाव पे भेजा जाता है, तो ये नाविक जीडी जनरल ड्यूटी वाले होते हैं। ठीक है। तो बात करें नाविक जीडी की तो 260 पोस्टें हैं। इसमें 12th पास होना चाहिए। ठीक है। और आपको फिजिक्स और मैथ इसमें कंपलसरी है, फिजिक्स और मैथ आपका होना चाहिए 12th में। ठीक है। यदि पीसीबी से हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए, केमिस्ट्री तो नहीं कहा गया, लेकिन जो मैथ और फिजिक्स लिए होते हैं उनके साथ केमिस्ट्री होती है। ठीक है। यांत्रिक मैकेनिकल की बात करें तो 33 पोस्टें हैं, कुल 33 पोस्टें हैं। इसमें आपका 10th पास होना चाहिए या आपको डिप्लोमा रिलेवेंट इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसमें ये कहा गया है कि जो यांत्रिक के लिए होंगे, जैसे जो यंत्र बनाने वाले होंगे उनके लिए डिप्लोमा होना चाहिए। कहीं से आप किसी भी यूनिवर्सिटी से या कहीं ऐसे संस्थान से आपको डिप्लोमा होना चाहिए। उनके लिए मैकेनिकल के लिए आपको आना चाहिए। इंजन ख़राब हो गया या कोई अदर पार्ट्स ख़राब हो गया तो आपके लिए उसकी जानकारी होना चाहिए ना, तो आप उसको लिए एक कोई रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए या कोई डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। तो ये कहा गया तभी आप, और 10th पास होना चाहिए तभी आप भर पाएंगे। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए जो आप इलेक्ट्रिकल होंगे, मतलब मान लीजिए वायर करना है, वायर का काम है, लाइट बिजली का काम आपको करना है, तो आपके लिए 10th पास होना चाहिए। इसमें कोई भी डिप्लोमा डिग्री की बात नहीं की गई है। ठीक है। तो इसमें केवल आप 10th पास होंगे तब आप भर पाएंगे। ठीक है। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें भी बात करें तो 9 पोस्टें हैं। इसमें भी आपका 10th पास आपका होना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पोस्टें हैं, टोटल पोस्टें 320 पोस्टें इसमें दिया गया। ठीक है। अब देखिए सब कुछ हम जान लेते हैं कि हमारी वैकेंसियाँ कितनी हैं और किस में क्या एलिजिबिलिटी है। सब कुछ जानने के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बचता है, सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखो 12th के लिए अलग सिलेबस है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होता है, और 10th के लिए अलग सिलेबस है। तो जो 10th का है मैं CBT बेस्ड जो 10th का सिलेबस होता है और सिलेक्शन कैसे होगा ये हम जानेंगे। तो देखो सिलेक्शन आपका 3 चरणों पे होगा, 3 स्टेट आप क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहले CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद असाइनमेंट टेस्ट होगा, और इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसमें आप 3 चरणों में आप लोग क्रॉस होने के बाद आपको लास्ट में फाइनल आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, जिसमें सिलेक्शन आपका CBT 1 पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा। जो जितना ज़्यादा जो है क्वेश्चन करेगा, जो जितना नंबर ज़्यादा पाएगा उसी के हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है। इसमें डेट ऑफ बर्थ का भी इशू रखा जाता है। मान लीजिए कोई अभी नोटिफिकेशन में दिया भी गया है कि यदि आप सेम नंबर है और नाम सेम है और जो है आपके सेम नंबर हैं, नेम अलग अलग हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ रखी जाएगी। यदि आपके सेम नंबर है, नाम भी सेम है, तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ रखा जाएगा। यदि नंबर है सेम और नेम अलग अलग हैं
तो उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं तो नाम का भी लिया जाता है। तो इस प्रकार से पूरा नोटिफिकेशन है। तो बात की बात है, जब आपका नंबर आएंगे वो बात में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कहा गया। अब देखिए ये जो सिलेबस है इसको मैं बेसिकली जो 10th वाले हैं उनके लिए लिखा हूँ, 12th के लिए मैं बता दूंगा। 10th वाले इसको मान के चलेंगे, 10th के लिए ये सिलेबस है। साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोटिफिकेशन भी पिन करवा दूंगा ताकि आप वहाँ से देख सकें, ठीक है। तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। मैथ, इसमें सबसे पहले मैथ आती है 20 नंबर की, साइंस आती है 10 नंबर की, इंग्लिश 15 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर की, जीके 5 नंबर की। टोटल आपके जो है 60 क्वेश्चन होते हैं और 45 मिनट का समय होता है, जिसमें आपको 10th वालों के लिए ये सिलेबस है। अब 12th वालों के लिए सुनो, ये जो साइंस दिया है और ये आपका जीएस दिया है, तो देखो रीजनिंग और साइंस के बीच में आपका फिजिक्स कर देता है, ठीक है। तो उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, फिजिक्स का इसमें अंतर होता है। तो इस प्रकार से 12th का इसमें सिलेबस थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। तो बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको पिन करवा दूंगा, ठीक है भैया। बाकी आप सिलेबस देखो, नॉर्मल आपको मैं एक बात बता दूं कि जो भी आप तैयारी कर रहे होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जो पेपर है ये कुछ भी नहीं है उसके आगे, ठीक है। सिलेबस का इतना ब्रॉड कोर्स है कि आप तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का जो है कोई भी कैंडिडेट तैयारी करता है तो इतना ज़्यादा पढ़ ही लेता है कि ये सब सिलेबस ना वैसे भी उड़ा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, मैथ तो वही आनी है 10th लेवल में, और 10th के वैसे ही पढ़ते हैं। साइंस 10 की, इंग्लिश 15 की, रीजनिंग 10 की, जीके जीएस 10 का। इस प्रकार से इसको आप करेंगे। टोटल 45 मिनट का समय होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है शायद, इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो इस प्रकार से आप पूरा जो है कोस्ट गार्ड नाविक का जो नोटिफिकेशन था मैं आपके सामने पेश कर दिया हूँ। यदि आपके छोटे बड़े भाई बहन कोई भी हों अभी फ़िलहाल में पास आउट हुए हों तो ज़रूर इसको भरेंगे। साथ में आप अगर कोई भी इससे रिलेटेड इंक्वायरी है, कोई भी कन्फ्यूज इसमें पॉइंट है तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए, आप कमेंट कीजिए, मैं उसमें भी आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो मैं आप तक अपडेट लेकर आता रहता हूँ। तो यदि थोड़ा सा इस सेशन से आपको जानकारी आप तक अच्छी लगी हो या आपके लिए साथ में लाभदायक हो, आपको कोई भी जो है इससे हेल्प मिल रहा हो इस सेशन से, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, साथ में अपने जो भी सोशल मीडिया हो शेयर करना, ठीक है। ऐसे ही बने रहे इस वीडियो में, साथ में मैं नई अपडेट हमेशा लाता रहता हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। अपने परिवारों का ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच।